साहब, क्या एक गूंगा बच्चा 50 फौजी जवानों की जान बचा सकता है? आज की कहानी एक ऐसी काली रात की है जब 1000 फीट गहरी खाई के ऊपर बने एक पुल को दुश्मन ने मौत का फंदा बना दिया था। फौज के पास रडार थे, नाइट विजन कैमरे थे, लेकिन वो उस खतरे को नहीं देख पाए जो एक 12 साल के अनाथ और गूंगे बच्चे ने देख लिया था। उस रात अगर वह बच्चा अपनी जान की बाजी लगाकर उस ट्रक के सामने नहीं कूदता तो शायद भारत मां के 50 बेटे तिरंगे में लिपटकर घर जाते। यह कहानी आपको रुला देगी और सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। अगर आप भी भारतीय सेना से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए उस तूफानी रात का सच जानते हैं। हिमाचल और लद्दाख की सीमा के पास, जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादलों को भी झुककर गुजरना पड़ता है, वहां एक बहुत पुराना लोहे का पुल था। फौज की भाषा में इसे डेल्टा ब्रिज कहा जाता था। यह पुल 2 विशाल पहाड़ियों को जोड़ता था और इसके नीचे 1000 फीट गहरी खाई थी जिसमें सतलुज नदी पूरे उफान पर बहती थी। यह पुल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बॉर्डर तक रसद और हथियार पहुंचाने का यही एकमात्र रास्ता था। शाम के 7 बज रहे थे और मौसम बहुत खराब हो चुका था। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पैदा कर रही थीं। विजिबिलिटी 0 थी, यानी हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इसी पुल के एक कोने पर एक टूटी हुई पुरानी टिन की शेड में 12 साल का राजू रहता था। राजू बोल नहीं सकता था, वह जन्म से गूंगा था। उसके माता पिता एक बस हादसे में गुजर गए थे और तब से वह इसी पुल के आसपास रहता था। आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर और फौजी उसे कभी बिस्कुट दे देते तो कभी खाना। राजू के लिए यह फौजी ही उसका परिवार थे। जब भी फौज की गाड़ी गुजरती, राजू अपनी टूटी हुई चप्पलें पहनकर सीधा खड़ा हो जाता और एक टेढ़ा मेढ़ा सैल्यूट मारता। फौजी भी हंसकर उसे सैल्यूट वापस करते। उस पुल के नीचे लोहे के गाटरों के बीच कबूतरों और चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा था। राजू अक्सर रस्सियों के सहारे नीचे उतरता और उन पक्षियों को दाना खिलाता था। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए शायद वह बेजुबान पक्षियों की भाषा समझता था। उस रात तूफान बहुत तेज था। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। राजू अपनी टिन की छत के नीचे सिकुड़ा बैठा था। तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने देखा कि पुल के नीचे रहने वाले सैकड़ों चमगादड़ अचानक घबराहट में बाहर निकल रहे हैं और बारिश में इधर उधर उड़ रहे हैं। राजू जानता था कि इतनी तेज बारिश और ठंड में चमगादड़ कभी अपना घोंसला नहीं छोड़ते। कुछ तो गलत था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी फटी हुई बोरी ओढ़कर बाहर निकला। बारिश उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी। वह घिसटते हुए पुल की रेलिंग के पास गया और नीचे झांकने की कोशिश की। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में राजू ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। पुल के ठीक नीचे लोहे के मुख्य पिलर के पास रस्सियों के सहारे लटके हुए 4-5 आदमी दिखाई दिए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके मुंह ढके हुए थे। वे फौज के इंजीनियर नहीं थे। उनके हाथों में गैस कट्टर नहीं बल्कि आरी और कुछ अजीब से पैकेट थे। वे पुल के मुख्य जोड़ों पर विस्फोटक लगा रहे थे। राजू का शरीर कांप गया। वह समझ गया कि यह दुश्मन के कमांडो हैं। वे पुल को उड़ाना नहीं चाहते थे, वे उसे कमजोर करना चाहते थे ताकि जब फौज का भारी काफिला इस पर से गुजरे तो पुल उनके वजन से टूट जाए और यह एक हादसा लगे, हमला नहीं। यह एक बहुत गहरी और घटिया साजिश थी। राजू तुरंत वहां से भागा। वह पुल के दूसरे छोर पर बनी आर्मी चेकपोस्ट की तरफ दौड़ा। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन वह गिरता और फिर उठता। चेकपोस्ट पर 2 संतरी तैनात थे। बारिश की वजह से वे रेनकोट पहनकर बंकर के अंदर से निगरानी कर रहे थे। राजू वहां पहुंचा और गेट को जोर जोर से पीटने लगा। उसने आ की आवाजें निकाली। संतरी ने खिड़की खोली और चिल्लाया, ए राजू, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? भाग यहां से, आज मौसम बहुत खराब है। राजू ने अपने हाथों से इशारा किया। उसने अपने गले पर हाथ चलाया, मौत का इशारा, फिर पुल की तरफ उंगली उठाई और फिर बूम जैसा इशारा किया। लेकिन अंधेरे और बारिश में संतरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
संतरी को लगा कि राजू ठंड से कांप रहा है और शायद खाना मांग रहा है। संतरी ने अपनी जेब से एक बिस्कुट का पैकेट निकाला और बाहर फेंक दिया। ले, खा ले और सो जा, दिमाग मत खा अभी। राजू ने बिस्कुट को हाथ भी नहीं लगाया। वह रोने लगा। वह कैसे समझाए कि नीचे मौत बिछाई जा रही है। उसने फिर से गेट पीटना शुरू किया। इस बार उसने एक पत्थर उठाया और लोहे के गेट पर मारा ताकि शोर हो। अंदर से एक हवलदार बाहर आया। वह गुस्से में था। कौन है बे? क्यों सिरदर्दी कर रखी है? संतरी ने कहा। सर, यह वो गूंगा है, पागल हो गया है आज, मान ही नहीं रहा। हवलदार ने राजू को धक्का दिया। चल भाग यहां से। तुझे पता नहीं अभी थोड़ी देर में कर्नल साहब का काफिला आने वाला है। अगर उन्होंने तुझे यहां देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। जा यहां से। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काफिला। उसे याद आया कि हर मंगलवार की रात को गोला बारूद और रशन लेकर 10-12 बड़े ट्रकों का काफिला ऊपर पोस्ट पर जाता है। अगर वह काफिला उस कमजोर पुल पर आया तो सब खत्म हो जाएगा। 50 जवान, गाड़ियां, हथियार सब उस 1000 फीट गहरी खाई में समा जाएंगे। राजू को वहां से भगा दिया गया। वह वापस अपनी टिन की शेड के पास आया। उसके पास वक्त नहीं था। उसने सड़क पर कान लगाकर सुना। दूर से उसे भारी इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। काफिला आ रहा था। शायद 5 मिनट, शायद उससे भी कम। राजू ने पुल की तरफ देखा। दुश्मन अपना काम करके शायद नीचे रस्सियों से उतरकर भाग चुके थे। पुल ऊपर से बिल्कुल ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। जैसे ही पहला भारी ट्रक इस पर चढ़ेगा, लोहे के पिलर कागज की तरह फट जाएंगे। राजू ने एक फैसला किया। अगर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गाड़ियां रुक जाएं। उसे उन्हें रोकना ही होगा। वह अपनी झोपड़ी में गया। वहां सर्दियों में आग जलाने के लिए उसने थोड़ा सा मिट्टी का तेल और कुछ पुराने कपड़े रखे थे। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, उस पर कपड़े लपेटे और उस पर पूरा मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। उसने माचिस ढूंढी। उसके हाथ कांप रहे थे। काफिले की हेडलाइट्स अब मोड़ पर दिखाई देने लगी थीं। रोशनी की लंबी लकीरें बारिश को चीरती हुई आ रही थीं। राजू ने तीली जलाई। मशाल भड़क उठी। वह मशाल लेकर पुल के ठीक बीचों बीच दौड़ पड़ा। यह बहुत खतरनाक था। पुल हवा से झूल रहा था। काफिला तेजी से आ रहा था। सबसे आगे एक बख्तरबंद जिप्सी थी, उसके पीछे भारी ट्रक। ड्राइवरों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात को और ऐसे तूफान में कोई पुल के बीच में खड़ा होगा। राजू पुल के बीचों बीच खड़ा हो गया। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा हाथ में जलती हुई आग लेकर मौत के सामने चट्टान बनकर खड़ा था। वह मशाल को जोर जोर से हिलाने लगा। आ उसके मुंह से सिर्फ यही बेबस आवाजें निकल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे थे। जिप्सी के ड्राइवर ने अचानक सामने आग देखी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए। सर, सामने कोई है। टायर्स ने गीली सड़क पर चीख मारी। गाड़ी फिसलती हुई राजू की तरफ बढ़ी। राजू अपनी जगह से नहीं हिला। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह हटा नहीं। जिप्सी राजू से सिर्फ 2 इंच दूर आकर रुकी। बम्पर उसके घुटनों को छू गया था। पीछे के ट्रक भी एक दूसरे से टकराते टकराते रुके। जिप्सी से एक मेजर साहब गुस्से में बाहर निकले। उनके हाथ में राइफल थी। कौन है ये बेवकूफ? मरना है क्या तुझे? मेजर साहब ने देखा कि सामने वही गूंगा लड़का खड़ा है। वह बारिश में भीग चुका था, लेकिन उसने मशाल नहीं छोड़ी थी। वह बुरी तरह रो रहा था और बार बार पुल के नीचे इशारा कर रहा था। मेजर साहब का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने राजू की आंखों में देखा। वहां पागलपन नहीं था, वहां एक भयानक डर और विनती थी। राजू ने मेजर का हाथ पकड़ा और उन्हें रेलिंग की तरफ खींचने लगा। मेजर साहब समझदार अफसर थे। उन्होंने देखा कि यह बच्चा अपनी जान पर खेलकर गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है। जरूर कोई बड़ी बात है। उन्होंने टॉर्च निकाली और राजू के साथ रेलिंग पर गए। राजू ने नीचे इशारा किया। मेजर ने हाई बीम टॉर्च नीचे मारी। पहले उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर उनकी नजर पुल के मुख्य जोड़ जॉइंट पर पड़ी। वहां वेल्डिंग ताजी टूटी हुई थी और वहां एक काले रंग का पैकेट चिपका हुआ था, जिस पर एक लाल बत्ती जल बुझ रही थी। टाइमर, बम और उसके साथ ही पुल के पिलर को आधा काट दिया गया था। मेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर आदेश दिया, बैक, सब गाड़ियां पीछे लो, इमीडिएटली, पुल पर बम है, मूव बैक। अफरा तफरी मच गई।
सारे ड्राइवर अपनी गाड़ियां रिवर्स गियर में डालकर पीछे ले जाने लगे। जैसे ही आखिरी ट्रक पुल से जमीन पर उतरा, एक जोरदार धमाका हुआ। धूम! वह बम शायद टाइमर से नहीं बल्कि रिमोट से फटा था। दुश्मन आसपास ही था और देख रहा था कि गाड़ियां नहीं चढ़ीं, तो उन्होंने पुल को उड़ा दिया। आधा पुल टूटकर उस गहरी खाई में जा गिरा। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े नदी में समा गए। अगर गाड़ियां वहां होती तो एक भी जवान जिंदा नहीं बचता। धमाके की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। मेजर साहब और बाकी जवान जमीन पर लेट गए थे। जब धूल और धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि पुल का वह हिस्सा गायब है जहां अभी उनकी गाड़ी जाने वाली थी। सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज थी। मेजर साहब उठे। उनकी वर्दी कीचड़ में सनी थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, वह लड़का कहां है, राजू कहां है। जवानों ने टॉर्च जलाकर ढूंढा। धमाके के झटके से राजू रेलिंग से टकराकर दूर जा गिरा था। वह सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। मेजर साहब दौड़कर उसके पास गए। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। मेडिक, जल्दी मेडिक को बुलाओ। राजू की सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत जीप में डाला गया और पीछे बेस अस्पताल ले जाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला। मेजर साहब पूरी रात अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते रहे। वह अपने घर फोन करना भूल गए, लेकिन राजू की सलामती की दुआ मांगना नहीं भूले। सुबह हुई। तूफान थम चुका था। डॉक्टर बाहर आए। मेजर ने पूछा, कैसा है वह? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर, वह बच्चा लोहे का बना है, खतरे से बाहर है, होश आ गया है। मेजर साहब दौड़कर अंदर गए। राजू बिस्तर पर लेटा था, सिर पर पट्टी बंधी थी। जैसे ही उसने मेजर को देखा, उसने लेटे लेटे वही अपना टेढ़ा मेढ़ा सैल्यूट मारा। मेजर साहब की आंखों से आंसू छलक आए। जो फौजी कभी मौत से नहीं डरते, आज एक बच्चे की मासूमियत देखकर रो पड़े। मेजर ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सॉरी बेटे, हमने तुझे पहचानने में देर कर दी। तूने आज सिर्फ 50 जान नहीं बचाई, तूने आज 50 परिवारों को उजड़ने से बचाया है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली तक बात पहुंची कि कैसे एक गूंगे बच्चे ने, जिसे संतरी ने भगा दिया था, एक पूरी बटालियन को बचा लिया। अगले दिन जनरल साहब खुद हेलीकॉप्टर से आए। एक बड़ा समारोह रखा गया। राजू को नई वर्दी पहनाई गई, एक छोटी सी फौज की वर्दी जो उसके लिए खास सिलवाई गई थी। जनरल साहब ने सबके सामने मेडल राजू के सीने पर लगाया। उन्होंने माइक पर पूछा, इशारों में अनुवाद करने वाले के जरिए, राजू, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? हम तुम्हें शहर के बड़े स्कूल में भेज सकते हैं, तुम्हें घर दे सकते हैं। राजू ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और जनरल साहब को दिया। उसमें टूटी फूटी ड्राइंग बनी थी और किसी से लिखवाया गया था। उसमें लिखा था, साहब, मुझे शहर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। बस आप मुझे फौज में भर्ती कर लो। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं देश के लिए गोली खा सकता हूं। मुझे अपनी वर्दी दे दो। उस खत को पढ़कर जनरल साहब का गला भर आया। उन्होंने माइक पर ऐलान किया, नियम कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो और बोल नहीं सकते, इसलिए हम तुम्हें बंदूक नहीं दे सकते। लेकिन आज से भारतीय सेना तुम्हें अपना बेटा मानती है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना और तुम्हारी जिंदगी की हर जिम्मेदारी अब हमारी है। और हां, जब तुम 18 के हो जाओगे तो फौज में तुम्हारे लिए एक खास जगह होगी। आज उस पुल का नाम बदलकर राजू सेतु रख दिया गया है। वहां से गुजरने वाली हर फौज की गाड़ी वहां रुकती है, हॉर्न बजाती है और उस जगह को सैल्यूट करती है जहां एक खामोश बच्चे की चीख ने मौत को हरा दिया था। राजू आज भी वहीं है, लेकिन अब वह टिन की शेड में नहीं रहता। वह आर्मी कैंप में रहता है, जवानों के साथ पीटी करता है और शान से तिरंगा फहराता है। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी देशभक्ति की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। दोस्तों, देशभक्ति के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। राजू ने साबित कर दिया कि एक सच्चा हीरो वो नहीं जिसके पास ताकत हो, बल्कि वो है जिसके पास हिम्मत हो। अगर इस गूंगे बच्चे की कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें और अपने इस छोटे भाई के लिए एक लाइक तो बनता है।